हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। आज इस लेक्चर से हम आरसीसी को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। जो बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम नहीं कर रहे, क्योंकि जो नॉर्मल आप रिविज़न करोगे किसी बुक से करोगे या नोट से करोगे या आपने अगर मैराथन से भी पढ़ा है तो वे तो आपके कवर हो ही जाएंगे। तो बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो से आपके कवर कर लेंगे हम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8th रैंक थी। ये मेरा रोल नंबर आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये सब एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। ये शो करने का पर्पज़ ये है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो इस एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। तो ठीक है दोस्तों, आरसीसी के अंदर ये टॉपिक होते हैं, इनको हम सभी को देखेंगे। जो क्वेश्चन मुझे लगे कि भाई थोड़े डिफिकल्ट आपको समझने में परेशानी होगी उनको हमने लिए हैं, और जो साथ साथ थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट नीडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ द रिइंफोर्स कंक्रीट विच इज एक्सपोज टू द सी वेदर कंडीशन। तो दोस्तों, आपके पास एक्सपोजर कंडीशंस 5 होती हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। और इनके अंदर आरसीसी के लिए जो मिनिमम ग्रेड होता है M20 से शुरू होता है और 5-5 बढ़ाते जाओ आप, 20, 25, 35, 30, 35 और 40। और मिनिमम जो सीमेंट कंटेंट होता है वो आपको याद होना चाहिए: 300, 300, 320, 340 एंड 360। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो एक्सपोजर कंडीशन है, क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताएगा कि भाई माइल्ड मॉडरेट है, बस आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे देगा। जैसे कि अगर वो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर है तो वो माइल्ड कंडीशन है। फिर आती है मॉडरेट। इसके अंदर क्या होता है? सीवियर रेन, यानी कि तेज़ बारिश से हमने इसको प्रोटेक्शन दे रखी है। उसके अलावा कॉन्टिन्यूस अंडर वाटर और इन कॉन्टैक्ट विद बरीड अंडर नॉन अग्रेसिव सोयल, यानी कि नॉन एग्रेसिव सोयल या फिर ग्राउंड वाटर के अंदर ये डूबी हुई हमारा जो स्ट्रक्चर है, तो उसको भी हम मॉडरेट में कंसीडर करेंगे। फिर आती है सीवियर। सीवियर के अंदर क्या हो सकता है? जैसे कि सीवियर के अंदर क्या है? सीवियर रेन, यानी कि तेज़ बारिश हो सकती है। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो सकती है। ओकेजनल फ्रीजिंग होगी यानी कि कभी कभी 0 डिग्री से कम टेम्परेचर भी जा सकता है। और कंप्लीट इमर्जन सी वाटर, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि भाई सी वाटर के अंदर अगर कंप्लीटली इमर्ज है तो हम क्या कहेंगे? उसको सीवियर कहेंगे। फिर आती है वेरी सीवियर। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सी वाटर का स्प्रे होता है। वेरी सीवियर के अंदर क्या होता है? सी वाटर का स्प्रे। और बरीड अंडर एग्रेसिव सब सोयल या ग्राउंड वाटर, एग्रेसिव सब सोयल के अंदर इसको हम ये सबमर्ज हो सकती है। फिर आती है एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम है मेंबर इन द टाइडल जोन। टाइडल जोन का क्या मतलब? जो टाइड से यानी कि समुद्र की लहरें, तो जो टाइडल जोन में मेंबर है उसको हम एक्सट्रीम कहेंगे। या फिर अगर वो एग्रेसिव केमिकल यानी कि जो खतरनाक केमिकल है उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, तो एक्सट्रीम कंडीशन। और इनके अंदर जो सीमेंट कंक्रीट है वो आपको पता होना चाहिए: 300, 300, 320, 340, 360। तो पैटर्न सा बना के इसको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस फॉर ए सर्कुलर सरफेस। कोई सर्कुलर सरफेस है तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस क्या होगा? उसके लिए विंड रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट होगा 2/3। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं है। सर्कुलर सरफेस के लिए विंड रेजिस्टेंस 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिजाइन ऑफ ए सिंगली रिइंफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डिपेंड अपॉन दी। तो जो परसेंटेज स्टील होती है लिमिट स्टेट मेथड के अनुसार आप बैलेंस सेक्शन का डिज़ाइन कर रहे हो सिंगली रिइंफोर्स, तो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? वो आपका डिपेंड करेगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के ऊपर और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के ऊपर। इन दोनों के ऊपर वो डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी? जो बैलेंस सेक्शन होता है लिमिट स्टेट मेथड के अनुसार, लिमिट स्टेट मेथड के अनुसार बैलेंस सेक्शन हम कैसे निकालते हैं? जो टेंशन फोर्स होती है वो कंप्रेशन फोर्स के बराबर रहेगी। टेंशन फोर्स कितनी रहेगी? 0.87 Fy एरिया ऑफ स्टील। और कंप्रेसिव फोर्स कितनी रहेगी? 0.36 Fc के इंटू बी इंटू एक्स यू लिमिटेड। ये है बी इंटू एक्स यू लिमिटेड। तो इसके अंदर आप परसेंटेज स्टील कैसे निकाल लोगे? यानी कि एरिया ऑफ स्टील कितना है, तो एरिया ऑफ स्टील किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? 0.36 Fc के, यानी कि Fc के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, Fy के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और जो इसके सेक्शन के एलिमेंट है उनके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो इन सब के ऊपर ये डिपेंड करेगा, वो हमसे पूछ जाता है, यानी कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ के ऊपर भी और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के ऊपर भी। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। परसेंटेज स्टील कैसे निकाल ली वो तो आपको पता ही होगा। परसेंटेज स्टील कितनी होगी? एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय 100। और जो ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है इस वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे कि भाई टेंशन की फोर्स इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स। ये हम किसके अंदर करते हैं? LSM के अंदर करते हैं।
उसके अलावा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखने हैं। जो बैलेंस सेक्शन होता है उसके लिए एक्स यू लिमिटेड की वैल्यू कितनी होगी, Fe250 के लिए 0.53, फिर 0.48, फिर 0.46। तो इन तीनों ग्रेड ऑफ स्टील के लिए आपको एक्स यू लिमिटेड की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होगी 0.53D, 0.48D, 0.46D। उसके अलावा ये वैल्यू भी है, तीनों आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है एम यू लिमिटेड वो किसके बराबर होगा, एम यू लिमिटेड किसके बराबर होगा 0.148 एफ सी के बी इंटू डी स्क्वायर। तो जो ये 0.148 वाला फैक्टर है ये आपको पता होना चाहिए, वो इसमें दे रखा है 0.148, 0.138 एंड 0.133। इसको 0.133 या फिर 0.134 आप कुछ भी ले सकते हो, 148, 138 एंड 134 ये तीन आपको पता होने चाहिए और ये तीन भी आपको पता होने चाहिए। और परसेंटेज ऑफ स्टील ये आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दो याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, while estimate a reinforced cement concrete structure the omitted cover of concrete is assumed as। तो आरसीसी का जो स्ट्रक्चर है तो कंक्रीट का कवर हम कितना कंसिडर करते हैं, और ये किस कवर की बात कर रहा है, जो एंड के ऊपर जैसे ये आपका बार है तो यहाँ पे जो एंड पे कवर है, और बाकी उन सब की बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एट द एंड ऑफ रीइंफोर्समेंट बार नॉट लेस देन 15 mm और ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बार। तो जो एंड होगा बार का यानी सरिये का जो एंड है ये आपका सरिया है, तो यहाँ पे जो आप ये प्रोवाइड करोगे कवर तो ये कितना होगा, डबल द डाई ऑफ द बार या फिर 15 mm। थिन स्लैब के लिए 12 mm या फिर डाई ऑफ द बार के बराबर, थिन स्लैब के लिए 12 mm या डाई ऑफ बार। बाकी जो इसका ये फर्स्ट पॉइंट है इसमें शायद ये 25 mm आएगा, 25 नहीं आएगा, ये इसको हम आगे देख लेंगे, शायद एक क्वेश्चन और है इसका। उसके अलावा थिन स्लैब में 12 mm और फॉर रीइंफोर्समेंटिंग लॉन्गिट्यूडनल बार इन ए बीम 25 mm मिनिमम और डाई ऑफ द टारगेट बार विच एवर इज द मोर। और जो बार है आपका उसके बीम के केस में हम कितना लेंगे 25 mm या फिर डाई ऑफ द बार, 25 mm या डाई ऑफ द बार। और एंड कवर कितना ले रहे हैं हम 15 mm या ट्वाइस द डाई ऑफ द बार। तो तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं इस ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विटनी थ्योरी द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक इन ए बैलेंस आरसीसी बीम सेक्शन ऑफ डेप्थ डी इज। तो जो विटनी थ्योरी होती है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वो कितनी लेंगे हम कंक्रीट के ब्लॉक की, तो दोस्तों इसको आपको याद कर लेना 0.53D। और वैसे भी जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कितनी थी मैक्सिमम डेप्थ, ये 0.53 थी ना, मैक्सिमम डेप्थ कितनी थी एक्स यू लिमिटेड 0.53D। तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हो, बाकी ये अलग थ्योरी है, इसको बस आपको याद कर लेना कि कितना 0.53 विटनी थ्योरी के हिसाब से मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक कितना होगा 0.53D। विटनी थ्योरी अल्टीमेट लोड की थ्योरी है, और इसके अंदर जो कंप्रेसिव साइड पे स्ट्रेन है वो हम कितना एज्यूम करते हैं 0.003। ये वाला पॉइंट भी याद कर लेना, विटनी थ्योरी में मैक्सिमम स्ट्रेन हम कितना एज्यूम करते हैं 0.003। वैसे एलएसएम में हम कितना लेते हैं 0.0035, तो इसकी जगह हमने कितना ले लिया 0.003। तो बस इसमें इतना ही वो था याद करने का। तो डेप्थ आपको देख ली 0.53D, वो तो डेप्थ तो सेम ही रही इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट दैट इज नीडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ द रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर। तो वेदर से एक्सपोज नहीं है तो कौन सी कंडीशन होगी, माइल्ड कंडीशन हो गई, जो बिल्कुल प्रोटेक्ट करके हमने रखी हुई है। नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर कौन सी होती है, माइल्ड कंडीशन। तो उसमें कंक्रीट हम कितनी लेते हैं, उसमें हम 300 देते हैं, हमने याद करा था 300, 300, 320, 340, 360। उसके अलावा एक चीज़ और याद रख लेना आप, जो कवर होता है कवर भी आपको याद रखना, कवर कितना होगा ये भी आप पोएम बना के याद कर लो, 20, 30, 45, 50, 75, 20, 30, 45, 50, 75। तो जो भी आप मेथड यूज करो, पोएम बनाओ या फिर कुछ रिलेशन वगैरह बना के इसको याद करो, तो आपको याद होना चाहिए। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 से शुरू करेंगे, 5-5 बढ़ाते जाएंगे। माइल्ड बता दिया भैया, एनवायरनमेंट किसी भी मतलब एनवायरनमेंट का कोई भी फैक्टर बिल्कुल हमने प्रोटेक्ट करके रखी हुई है कंक्रीट, तो एनवायरनमेंट। एक्सट्रीम के अंदर क्या आता है, टाइडल जोन। एक्सट्रीम में क्या आता है, टाइडल जोन। दो हुए क्लियर आपके। वेरी सीवियर के अंदर क्या आएगा, सी वाटर का स्प्रे। वेरी सीवियर के अंदर क्या आएगा, सी वाटर का स्प्रे। सीवियर के अंदर क्या आएगा भाई, समुंदर के पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ, समुंदर के पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ, या फिर सीवियर रेन होएगी।
मॉडरेट में क्या होगा, जो बचा हुआ कंडीशन वो मॉडरेट में आ गई कि भाई सीवियर रेन यानी बहुत तेज़ बारिश है तो हमने बचा के रखा हुआ है, लेकिन कभी कभी वो फ्रीज हो सकता है, तो वो मॉडरेट कंडीशंस के अंदर आ गया। तो ऐसे आपको याद करना है, जैसे बड़ी टेबल है तो मैंने तो ऐसे याद करा था, शुरू में माइल्ड याद कर लिया, फिर मॉडरेट को याद कर लिया, फिर सीवियर हो गया और वेरी सीवियर अपने आप हो गया, तो मॉडरेट भी अपने आप याद होता चला गया। इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ द मेन रीइंफोर्समेंट प्राइमरी कंट्रोल दी, तो जो मेन रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग है वो किस चीज़ को कंट्रोल करती है, वो कंट्रोल करेगी दोस्तों क्रैकिंग को। इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट प्राइमरी कंट्रोल द क्रैकिंग विद इन द परमिसिबल लिमिट अंडर द नॉर्मल एक्सपोजर कंडीशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, जो मेन रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग है वो किसको वो कंट्रोल करेगी, क्रैकिंग को। ड्यूरेबिलिटी कैसे इंश्योर करोगे आप, जो आप कवर प्रोवाइड करते हो उससे हमारी ड्यूरेबिलिटी इंश्योर होती है। जैसे ये आपका सरिया है और यहाँ पे आपने जो ये कवर प्रोवाइड किया है तो वाटर इस तक नहीं पहुँच पाएगा ना सरिये तक, तो आपने इसकी ड्यूरेबिलिटी इंश्योर कर दी है। जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, स्पैन बाय डेप्थ रेशो का। डिफ्लेक्शन के लिए स्पैन बाय डेप्थ रेशो। वैन नॉट स्पेसिफाइड द वॉल्यूम ऑफ स्टील इन आरसीसी वर्क इज टेकन एज, तो अगर आपको ऐसे नहीं बताया हुआ कि स्टील आपने कितनी लेनी है तो आप कितनी स्टील ले सकते हो, तो 0.6 से लेके 1% ऑफ दी आरसीसी वॉल्यूम। आप कितनी स्टील ले सकते हो, 0.6 से 1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम। ये पूरे स्ट्रक्चर की बात हो रही है। जैसे मान लो आपको एक कलवर्ट बनाना, कलवर्ट यानी कि जैसे जो हाईवे वगैरह के नीचे से बॉक्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं उनको कलवर्ट बोलते हैं। तो इसकी आपने वॉल्यूम निकालनी, मान लो वॉल्यूम आई इसकी 80 मीटर क्यूब, इसको आप 1% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितनी स्टील आई आप उसको निकाल लोगे। तो इस टाइप से कह रहा है कि आपके पास ड्राइंग वगैरह नहीं है, आपको अंदाज़ा निकालनी हो तो आप कितनी लोगे, 0.6 से 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेन लोड इन PSF इफ़ डी स्टैटिक इज़ 2 इंच एंड डी हाइड्रोलिक इज़ 1 इंच। तो बारिश की वजह से जो छत के ऊपर लोड लगेगा पाउंड पर स्क्वायर फुट, ये कितना होगा, तो इसका आपको फॉर्मूला याद करना है। इसका फॉर्मूला होता है 5.2 डी स्टैटिक प्लस डी हाइड्रोलिक। क्या फॉर्मूला होगा इसका, 5.2 डी स्टैटिक प्लस डी हाइड्रोलिक, और इन दोनों को ऐड कर दिया, स्टैटिक ऐड 2 और 1 3, तो 3 5 15, 3 दूनी 6, तो 15.6। ये आपके पास आ गया किसके अंदर, पाउंड पर स्क्वायर फुट के अंदर। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर से ही दिखा रहा हूँ, अपने मन से मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा। अगर आपको ये लगे कि वह डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो याद तो आपको करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। 5.2 डी स्टैटिक प्लस डी हाइड्रोलिक। और कोई क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा ही मुश्किल लग रहा है, याद होता ही नहीं है, तो उसका सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, एक बार उसकी रीडिंग ले लो, आप क्या कर लो उसको रीड कर लो, एक बार नोटबुक में लिख के देख लो, जो रफ नोटबुक आपकी, याद होता है तो ठीक है, फिर आगे बढ़ जाओ। अगली बार रिवीजन करोगे फिर ऐसे ही, अगली बार रिवीजन करोगे फिर ऐसे ही, तो 4-5 बार रिवीजन होएगी तो दिमाग में थोड़ा थोड़ा वो बैठने शुरू हो जाएगा। आप अगर ये सोचो कि आपने एक बार पढ़ा और उसी टाइम याद हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता, वो टाइम के साथ ही याद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज़ ग्रेटर देन कंबाइन कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। तो इनमें से कौन सी बीम के अंदर टेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है देन दी कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, तो वो आपकी होएगी ओवर रीइंफोर्स बीम। कौन सी बीम, ओवर रीइंफोर्स। ओवर रीइंफोर्स बीम के अंदर जो टेंशन की कैपेसिटी है वो कंप्रेशन की कैपेसिटी से ज़्यादा होती है, तो ये आपको याद रख लेना है। टेंशन कैपेसिटी अगर ज़्यादा हो, कंप्रेशन कैपेसिटी स्टील और कंक्रीट दोनों की मिला के, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओवर रीइंफोर्स बीम कहेंगे। और जो डबल रीइंफोर्समेंट है वो अलग चीज़ है, ओवर रीइंफोर्समेंट अलग चीज़ है। ओवर रीइंफोर्समेंट तो आप समझ गए कि टेंशन में जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होएगी। डबल रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, अगर आपने टेंशन और कंप्रेशन दोनों साइड पे स्टील को प्रोवाइड किया है तो वो डबल रीइंफोर्समेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन कॉलम आर प्रोवाइडेड ए फ्यू सेंटीमीटर बिलो द जंक्शन ऑफ ए बीम। तो जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट होते हैं उनको बीम के जंक्शन से कुछ सेंटीमीटर नीचे प्रोवाइड करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होते हैं, मान लो आप कॉलम बनाने लग रहे हो, आपने एक दिन इतना काम किया, अगले दिन आपने इतना काम किया, तो यहाँ पे एक जॉइंट फॉर्म हो गया ना, तो इसको हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन जॉइंट।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना। जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट कॉलम के अंदर होते हैं वो बीम के जंक्शन से कुछ सेंटीमीटर पहले प्रोवाइड करते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन कॉलम आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम हंचिंग, तो बॉटम हंचिंग के वहाँ पे भी आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन बीम एंड स्लैब आर प्रोवाइडेड विद मिडल 1/3 पोर्शन, तो जो बीम और स्लैब है अगर वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करना तो मिडल 1/3 पोर्शन में आप प्रोवाइड करोगे, क्योंकि वहाँ पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कम होती है। और ये बॉटम अंचिंग का क्या मतलब, ये अंचिंग ऐसे हो गई जैसे आपका ये बीम है ये कॉलम है, तो यहाँ पे जो आप ये प्रोवाइड करोगे इसको अंचिंग बोल देते हैं। तो आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करोगे तो कहाँ करोगे, यहाँ से भी प्रोवाइड कर सकते हो आप। तो इस क्वेश्चन में जो ये तीनों स्टेटमेंट दी हुई हैं ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और आपको ये रीडिंग ले लेनी है ताकि आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो जाए। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है भाई, जो कंक्रीट के डिफरेंट प्लेसमेंट है उनके बीच में जो जॉइंट आ जाता है वो कंस्ट्रक्शन जॉइंट, और ऐसी जगह प्रोवाइड करेंगे जहाँ बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कम से कम हो। और स्लैब और बीम में कहाँ प्रोवाइड करेंगे, मिडल 1/3 पोर्शन पे, क्योंकि वहाँ बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कम से कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग कोड रिक्वायर द पार्टीशन लोड टू बी कंसिडर्ड इवन विदाउट पार्टीशन इफ लाइव लोड इज लेस देन, तो जो बिल्डिंग कोड के हिसाब से आपको पार्टीशन लोड कंसीडर करना पड़ेगा अगर पार्टीशन नहीं है तब भी, अगर लाइव लोड किससे कम हो, अगर लाइव लोड 80 पाउंड पर स्क्वायर फुट से कम हो तो आपको पार्टीशन लोड कंसीडर करना पड़ेगा। पार्टीशन लोड क्या होता है, जैसे ये बड़ा सा हॉल है, इस हॉल के अंदर आपने पार्टीशन वॉल बना दी तो इनकी वजह से कुछ लोड लगेगा स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इसको आप कहोगे पार्टीशन लोड, और ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा विदाउट पार्टीशन अगर जो लाइव लोड किससे कम हो 80 पाउंड पर स्क्वायर फुट से। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस याद रख लेना है ये। इफ़ R1 इज इक्वल टू 1.1 एंड R2 इज इक्वल टू 1.2 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ LR, तो ये रूफ का लोड हो गया, रूफ लाइव लोड। LR क्या है, रूफ का लाइव लोड, उसका फॉर्मूला क्या होता है 20R1 इंटू R2, उसका फॉर्मूला क्या होता है 20R1 इंटू R2। और आपसे क्वेश्चन में R1 और R2 दोनों चीज़ दिए हुए हैं, ये फैक्टर होते हैं। एक तो फैक्टर होता है एरिया का और एक फैक्टर होता है स्लोप का, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना आप 20R1 R2, इजी फॉर्मूला है, याद करना आप तुरंत हो गया होगा 20R1 R2। अगर R1 R2 दे रखे तो तीनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 26.4 पाउंड पर स्क्वायर फुट। R1 रूफ एरिया का फैक्टर है, R2 किसका, रूफ के स्लोप का फैक्टर है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि R1 किसका फैक्टर, R1 एरिया का, R2 स्लोप का, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, R1 की वैल्यू होगी 1 के बराबर अगर एरिया 200 से कम है, अगर 600 से ज़्यादा है तो 0.6, और 200 से 600 के बीच में है तो 1.2 माइनस 0.001 एरिया ऑफ रूफ। और एरिया आप किस चीज़ के अंदर ले रहे हो, फिट स्क्वायर के अंदर, एरिया आप किस चीज़ के अंदर ले रहे हो, फिट स्क्वायर के अंदर। और स्लोप के हिसाब से 1 0.6 और 1.2 माइनस 0.05 F, किस हिसाब से, अगर स्लोप 4 इंच पर फुट से कम है तो 1, 12 इंच पर फुट से ज़्यादा है तो 0.6, और 4 से 12 के बीच में तो ये वाला फॉर्मूला। तो एक बार रीडिंग ले लेना इनकी, क्योंकि कल को ऐसा ना हो पेपर में ये आ जाए और आप फिर कहो काश हमने ये पढ़ा हुआ होता। तो ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, थोड़े आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जो वैसे क्वेश्चन है डिफ़िकल्टी वही हमने लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने के उन्हीं से ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सभी को पता है, सभी कर लोगे। ए मेजर बीम इन ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज, तो मेजर बीम एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर में हम किसको कहते हैं, तो जो एक गर्डर होता है, मेन बीम होती है, फ्लोर बीम होती है, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, मेजर बीम कहते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, मेजर बीम। तो याद रख लेना, वैसे भी नाम से भी पता चल रहा है कि मेन बीम, गर्डर और फ्लोर बीम। तो गर्डर तो आपको पता भाई इस टाइप का आई गर्डर होते हैं नॉर्मली, या किसी और टाइप गर्डर। तो मेन बीम हो गई, मेन बीम भी और फ्लोर बीम भी, तीनों क्या है, मेजर बीम है। मेजर बीम क्या होती हैं भाई, जो दूसरे कंपोनेंट को सपोर्ट देती हैं। तो वही चीज़ बताई हुई है कि भाई ये दूसरे कॉलम्स का जो लोड होती है वे ट्रांसफ़र करती हैं कॉलम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रीकास्ट पाइल जनरली यूजेस, तो एक प्रीकास्ट जो पाइल होती है
उसकी शेप क्या होती है? उसकी शेप होती है दोस्तों स्क्वायर विद द कॉर्नर चैम्फोर्ड। कॉर्नर चैम्फोर्ड का क्या मतलब है? स्क्वायर बीम तो ये हो गई, लेकिन अगर इसके कॉर्नर ऐसे कर दिया आपने, कट कर दिया यानी कि चैम्फोर्ड कर दिए, तो उसको आप क्या बोलोगे? स्क्वायर बीम विद कॉर्नर चैम्फोर्ड। तो प्रीकास्ट पाइल आप कैसे यूज करोगे? स्क्वायर विद द कॉर्नर चैम्फोर्ड। तो ये आपको याद रखना है। इन द मेथड यूज टू एस्टेब्लिश द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइव लोड व्हाट इज द रेफरेंस टाइम पीरियड। तो लाइव लोड का जो मैग्नीट्यूड आपको एस्टेब्लिश करना है, उस मेथड के अंदर रेफरेंस टाइम पीरियड हम कितना लेंगे? तो रेफरेंस टाइम पीरियड लेते हैं 50 ईयर का। रेफरेंस टाइम पीरियड हम कितना लेंगे? 50 ईयर का। और एस्टेब्लिश द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइव लोड का क्या मतलब है कि भाई आपको लाइव लोड कैलकुलेट करना है, तो आप कितने साल के डाटा को ऑब्जर्व करोगे? 50 साल के डाटा को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। रेफरेंस टाइम पीरियड हम 50 साल लेते हैं लाइव लोड के मैग्नीट्यूड को एस्टेब्लिश करने के लिए। रेफरेंस टाइम का मतलब क्या हो गया कि भाई 50 साल का जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, जो रिजल्ट भी आपने कलेक्ट करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट ई इज कैलकुलेटेड यूजिंग। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कितनी होती है? 5000 रूट एफ सी की। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको पता है। इसमें हमें देखना क्या है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसको हम लेते हैं सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कौन सी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और कितने वैल्यू के ऊपर? 0.33 एफ सी के ऊपर। जैसे इस डायग्राम में देखिए, जो 0.33 एफ सी के यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, वहाँ के ऊपर हमें जो सेकंड मॉडुलस हमें मिलता है, उसको हम किस चीज़ को लेते हैं? उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या मतलब? ये 0.33 याद कर लो आप, और सेकंड याद कर लो। वो मैं बता देता हूँ। सेकंड, दो टाइप के मॉडुलस होते हैं आपके पास, एक टेंजेंट मॉडुलस, एक सेकंड मॉडुलस। टेंजेंट मॉडुलस के अंदर तो क्या होता है, आप इंस्टेंटेनियस निकालते हो, इंस्टेंटेनियस टेंजेंट मॉडुलस। जैसे इस वाले पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये क्या हो गई? इंस्टेंटेनियस टेंजेंट मॉडुलस। एक होती है सेकंड, एक होती है सेकंड। सेकंड के अंदर क्या होता है? जो आपका ये होता है ओरिजिन होता है, आप ओरिजिन से लेके उस वाले पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लगाते हो, ओरिजिन से लेके उस वाले पॉइंट पर टेंजेंट लगाओगे तो वो आता है आपका सेकंड मॉडुलस। तो इससे आपका क्वेश्चन बनने के चांस है कि कितनी वैल्यू के ऊपर? 0.33 एफ सी के ऊपर। और कौन सा वैल्यू? सेकंड मॉडुलस हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइज ऑफ ए जैक आर्च इज केप्ट बिटवीन। तो जो जैक आर्च होती है उसका राइज हम कितना लेते हैं? उसका राइज हम लेते हैं 1.4 से 1.1/8 ऑफ द स्पैन। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। जैक आर्च दोस्तों इस टाइप की होती है। नीचे से तो आपको एक कर्व दिखाई देगी, लेकिन ऊपर से आपको कैसी दिखाई दे रही है? फ्लैट दिखाई दे रही है। ऊपर से आपको कैसी दिखाई दे रही है? फ्लैट। तो ये आपकी कौन सी आर्च है? जैक आर्च। और जो इसका राइज है, राइज किसको कहेंगे? ये आपने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी, तो जो ये वाला राइज है इसको हम राइज बोलेंगे। तो राइज कितना होगा? 1/4 से लेके 1/8 ऑफ द स्पैन। तो मैसनरी कंस्ट्रक्शन के अंदर एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है, इसको फ्लैट आर्च या फिर स्ट्रेट आर्च भी बोलते हैं। इसको कैसी आर्च बोलते हैं? स्ट्रेट आर्च या फ्लैट आर्च। तो ऊपर से तो फ्लैट दिखाई देंगी, लेकिन जैसे आप ये साइड से देख रहे हो तो नीचे वाला पार्ट इनका कर्व होता है। 1/4 से 1/8 ऑफ द स्पैन भी लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन कंक्रीट वॉल आर जनरली प्रोवाइडेड एट। तो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन जॉइंट वॉल के अंदर आप कहाँ पे प्रोवाइड करोगे? विंडो के सील लेवल पे, सोफिट लेवल पे और फ्लोर लेवल पे। तो चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होते हैं? जैसे कॉलम बना रहे हो आप, तो एक दिन आपने इतना कॉलम बनाया, अगले दिन इतना कॉलम बनाया, तो यहाँ पे एक जॉइंट आ गया ना, तो इसको आप क्या बोलोगे? कंस्ट्रक्शन जॉइंट। पूरी बिल्डिंग आप एक दिन में नहीं बना सकते, तो स्टेज में बनाओगे तो बीच बीच में जॉइंट आते जाएंगे। और जैसे कि कंक्रीट की वॉल बना रहे हो, तो आपको कहाँ कहाँ पे जॉइंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे? भाई जहाँ पे विंडो है, विंडो की सील लेवल है, विंडो की सोफिट है या फिर फ्लोर के लेवल है, इन सब जगह पे आपको जॉइंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसे इस डायग्राम में देखिए, आप दीवार बना रहे थे, तो एक जॉइंट तो यहाँ आ गया, एक जॉइंट यहाँ आ गया, और जो ज़मीन पे फर्श होगा एक जॉइंट वहाँ आ जाएगा। तो वहीं क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट फ्लोर ऑफ ए सीमेंट वेयर हाउस। जो सीमेंट का वेयर हाउस है उसके अंदर जो कंक्रीट फ्लोर हम यूज़ करते हैं, उसकी मैक्सिमम थिकनेस हम कितनी लेंगे? 25 सेंटीमीटर। कितनी लेंगे? 25 सेंटीमीटर। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कर लेना है, कुछ इसमें वैसा नहीं है भाई समझाने का।
सीमेंट वेयर हाउस के अंदर कितनी थिकनेस लेते हैं फ्लोर की 25 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है, वो दोस्तों प्रोपोर्शनल होता है मीन स्ट्रेंथ यानी कि एफ सी के। स्टैंडर्ड डेविएशन किसके प्रोपोर्शनल होता है, एफ सी के यानी कि मीन स्ट्रेंथ। और जो टारगेट स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। टारगेट ऑफ स्ट्रेंथ कितनी करोगे, जो उसकी मीन स्ट्रेंथ है प्लस 1.46 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि अगर मीन स्ट्रेंथ आपको 20 चाहिए तो कितनी लेनी पड़ेगी, आपको कुछ ज़्यादा टारगेट लेके चलना पड़ेगा ना स्ट्रेंथ का। भाई 25 का टारगेट लेगा तभी तो 20 जाके मिलेगी आपको। तो उस टाइप से समझिए आप एफ सी के प्लस 1.464 इंटू सिग्मा। और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए M10 के लिए और 15 के लिए 3.5। तो M10 और M15 क्या है, ये मीन स्ट्रेंथ है ना, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि मीन स्ट्रेंथ उसकी। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीन स्ट्रेंथ के ऊपर, ग्रेड के ऊपर। तो 10 और 15 के लिए 3.5, 20-25 के लिए 4 और 25 से ज़्यादा यानी कि 30 से लेके 50 तक के लिए 5। ये वैल्यू आप याद कर सकते हो, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल ही रहेंगी। 10-15 के लिए 3.5, 20-25 के लिए 4 और 30 से 50 के लिए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कि भाई जो अलग अलग टाइप का फॉर्म वर्क होता है या स्ट्रक्चर का कंपोनेंट होता है उसके लिए हम जो फॉर्म वर्क का टाइम कितना लेंगे। जैसे कि जो कॉलम है वॉल है उसके लिए वर्टिकल फॉर्म वर्क आप कितना लोगे, 16 से 24 घंटे का। कितना लोगे आप, 16 से 24 घंटे। फॉर एग्जांपल आप जैसे कॉलम बना रहे हो तो 24 घंटे के अंदर जो शटरिंग वगैरह है वो आप हटा सकते हो। वर्टिकल फॉर्म वर्क का क्या मतलब हो गया, उसकी शटरिंग। फिर आता है सॉफ्ट फॉर्म वर्क टू स्लैब। तो स्लैब के लिए जो सॉफ्ट फॉर्म वर्क है वो उसके लिए कितना टाइम लेते हैं हम, 3 दिन का। और जो प्रोप होते हैं उनको आपको तुरंत लगा देना है। जैसे ये आपके स्लैब है तो इसके नीचे प्लेट लगी हुई होंगी, ठीक है। और प्लेटों के नीचे ये ऐसे लोहे की वे होती हैं, इनको प्रोप बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे, जो लोहे की या फिर लकड़ी की बाँस वगैरह की होती है इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो प्रोप्स आपको तुरंत लगा देने हैं, लेकिन जो प्लेट हैं उनको आप 3 दिन में हटा सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्लैब के लिए 3 दिन सॉफ्ट फॉर्म वर्क, बीम के लिए 7 दिन। तो पैटर्न ऑब्जर्व करते जाओ, 1 दिन फिर 3 दिन फिर 7 दिन। फिर प्रोप टू स्लैब यानी कि जो वे लोहे के इस टाइप के आपने सपोर्ट दिए हुए हैं बीम को, उनको आप कितने दिन में हटा सकते हो। स्लैब के लिए 7 और 14 दिन, अगर 4.5 से कम है तो 7, 4.5 से ज़्यादा तो 14 दिन। बीम के लिए 14 और 21 दिन। तो सबसे आसान तरीका क्या याद करने का है, पैटर्न ऑब्जर्व करना। भाई 1 दिन, 3 दिन, 7, फिर 7 और 14, फिर 14 और 21। किसके लिए है वो आप यहाँ से आपको याद कर लेना। सबसे पहले कॉलम के लिए, फिर स्लैब के लिए, फिर बीम के लिए, फिर प्रोप टू स्लैब, फिर प्रोप टू बीम। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। बीम के लिए स्पैन लेते हैं 6 मीटर, स्लैब के लिए स्पैन ले रहे हैं हम 4.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू IS 456 द रेशो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम फॉर कंसिडरेशन ऑफ बीम एज ए डीप बीम। तो स्पैन बाय डेप्थ का रेशो कितना होगा कि भाई हम उसको डीप बीम की तरह कंसिडर करें, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के केस में। तो सिंपली सपोर्टेड के लिए 2 और कंटिन्यूस के लिए 2.5। जो स्पैन बाय डेप्थ का रेशो है, जो स्पैन बाय डेप्थ का रेशो वो कितना होना चाहिए, 2 से कम होगा सिंपली सपोर्टेड में तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीप बीम बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, डीप बीम बोलेंगे। 2.5 से कम है कंटिन्यूस में तो उसको डीप बीम बोलेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए डीप बीम हम कब बोलते हैं। स्पैन बाय डेप्थ अगर 2 से कम है सिंपली सपोर्टेड में और 2.5 से कम हो कंटिन्यूस में तो उसको डीप बीम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए reinforced cement concrete beam supported on column R and has a clear span of 5 meter and 0.5 meter effective depth. It carry a uniformly distributed load of 100 kN. The design shear force for the beam is। तो आप ये डायग्राम देखिए, एक बीम दी हुई है, चलो डायग्राम छोड़िए, ऐसे देखिए आप, एक बीम दी हुई है, कितना स्पैन है उसका, 5 मीटर का स्पैन है। उस बीम का स्पैन कितना है, इफेक्टिव स्पैन 5 मीटर का। और लोड उसके ऊपर कितना लग रहा है, 100 kN पर मीटर। 100 kN पर मीटर का उसके ऊपर लोड लग रहा है। और आपको डिज़ाइन शियर फोर्स बतानी है। तो दोस्तों डिज़ाइन शियर फोर्स आप कहाँ बताओगे, शियर फोर्स के लिए क्रिटिकल सेक्शन आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पे होता है।
शियर फोर्स के लिए क्रिटिकल सेक्शन होता है एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम दी सपोर्ट। शियर फोर्स के लिए क्रिटिकल सेक्शन का होता है डी डिस्टेंस फ्रॉम दी सपोर्ट। और हमारे कॉलम में इफेक्टिव डेप्थ कितनी दी हुई है 0.5 मीटर। तो इसके अंदर जो शियर फोर्स के लिए क्रिटिकल सेक्शन वो कहाँ पे आएगा, यहाँ 0.5 मीटर के पास। कहाँ 0.5 मीटर फ्रॉम दी सपोर्ट। 100 किलो न्यूटन का लोड है, 5 मीटर लेंथ है। टोटल लोड कितना हो गया, टोटल लोड हो गया 500। इसके ऊपर कितना आएगा 250, इसके ऊपर कितना आएगा 250। तो यहाँ तक तो आपने सोल्व कर दिया। यह 250 का लोड किधर लग रहा है, 250 का लोड ऊपर की तरफ लग रहा है, और नीचे इसके ऊपर कितना लोड लग रहा है 100 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 0.5 मीटर डिस्टेंस पे कितना होगा भाई, 250 तो ऊपर की तरफ लग रहा है, 250 तो ऊपर की तरफ लग रहा है, माइनस 0.5 इंटू 100, ये कितना आ गया, ये 50, 250 में से 50 गया तो 200 किलो न्यूटन। शियर फोर्स जो इसके लिए आप डिज़ाइन करोगे वो आपका कितना आ गया 200 किलो न्यूटन आ गया आपका। कहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन पे। तो 200 वाला ऑप्शन इसके अंदर कहाँ 200 किलो न्यूटन, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो सॉल्यूशन इज बी ऑप्शन 200 किलो न्यूटन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता होना चाहिए जो क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर है वो कहाँ पे, तो एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द सपोर्ट। ये इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट है, तो इस वजह से मैंने आपको अपना सॉल्यूशन जैसे मैंने समझ के करा वो आपको मैंने बता दिया 200 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल टेंशन इन ए रीइंफोर्स कंक्रीट बीम। जो रीइंफोर्स कंक्रीट बीम होती है उसके अंदर डायगोनल टेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो पहला ऑप्शन है इज मैक्सिमम एट दी न्यूट्रल एक्सिस। तो पहली स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है। जो आरसीसी बीम होती है उसके अंदर टेंशन जो होता है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम होता है। डिक्रीज बिलो न्यूट्रल एक्सिस ये गलत, ये भी गलत हो गया। तो पहली स्टेटमेंट ही सही है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी बीम के अंदर वो कैसा होता है, जैसे ये आपकी रेक्टेंगुलर बीम है तो इसमें शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा, यानी कि सेंटर पे मैक्सिमम, ऊपर और नीचे जीरो। तो जब इसके अंदर जो शियर स्ट्रेस है वो सेंटर के ऊपर मैक्सिमम है तो जो डायगोनल टेंशन है वो भी कहाँ पे मैक्सिमम होएगा, वो सेंटर के ऊपर मैक्सिमम होएगा। इज मैक्सिमम एट दी न्यूट्रल एक्सिस। डायगोनल टेंशन फेलियर ओकर ड्यू टू द डायगोनल टेंशन विच ओकर। जो डायगोनल टेंशन है, जो डायगोनल टेंशन है विच ओकर ड्यू अंडर लार्ज शियर फोर्स। डायगोनल टेंशन किसकी वजह से डेवलप होता है, शियर फोर्स की वजह से। और शियर फोर्स मैक्सिमम कहाँ है, ये सेंटर के ऊपर मैक्सिमम है। तो इसी वजह से जो डायगोनल टेंशन कहा जाता होगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप बीम आर डिज़ाइन फॉर। जो डीप बीम्स होती हैं उनको हम किस चीज़ के लिए डिज़ाइन करेंगे, उनको दोस्तों आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों के लिए डिज़ाइन करोगे। किसके लिए, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों के लिए। डीप बीम क्या होती हैं, जिनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये वाली बीम लेके चल सकते हो तो इसको हम डीप बीम कहेंगे, इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। और डीप बीम अभी हमने देखी थी, उसका क्या होता है, वह स्पैन बाय डेप्थ 2 से कम हो सिंपली सपोर्टेड के लिए, और 2.5 से कम हो कंटिन्यूस के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे डीप बीम। उसके अलावा डीप बीम में आप ये पॉइंट देख सकते हो, जो शियर डिफॉर्मेशन हैं वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। डीप बीम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है, शियर डिफॉर्मेशन। जो नॉर्मल बीम होती है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट। लेकिन डीप बीम के अंदर शियर की डिफॉर्मेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेंडिंग को नेगलेक्ट कर दो, तो आपको दोनों चीज़ के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो थ्योरी ऑफ बेंडिंग इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर द डीप बीम। जो थ्योरी ऑफ बेंडिंग है वो डीप बीम्स के लिए अप्लीकेबल नहीं होती। क्यों अप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। ये वाला एजम्पशन डीप बीम के अंदर वैलिड नहीं होता। जो प्लेन सेक्शन हम एज्यूम करते हैं ना बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग प्लेन रहता है, तो ये वाला एजम्पशन इसके अंदर वैलिड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बियरिंग स्ट्रेस एट बैंड फॉर द लिमिट स्टेट मेथड कंपेयर टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन इज। तो जो बियरिंग स्ट्रेस होती हैं बैंड के ऊपर लिमिट स्टेट मेथड के अंदर कितनी ज़्यादा होती हैं, तो 1.5 टाइम मोर होती हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कंपैरिजन में। बैंड स्ट्रेस का क्या मतलब है, बैंड जहाँ पे भी बैंड हो, जैसे ये वाला आपका सरिया है, ये यहाँ पे बैंड हो गया तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेसेस आएंगे इसके ऊपर,
तो लिमिट स्टेट के अंदर कितनी होती हैं, 1.5 गुना ज़्यादा होती हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कंपैरिजन में। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, आपको कोई बहाना इसके अंदर नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार इन टेंशन। तो लिमिट स्टेट मेथड के अनुसार जो प्लेन बार होते हैं उसके अंदर डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस हम कितनी लेते हैं, डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड का क्या मतलब है भाई, जोड़। किसका जोड़, यह आपका सरिया है और ये कंक्रीट है, तो इनके बीच में यहाँ बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए ना, पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी तो ये सरिया इस कंक्रीट के अंदर रहेगा, वरना लोड लगेगा, बेंडिंग होएगी तो ये सरिया तो फिसल के चला जाएगा। तो कुछ वैल्यू हम एज्यूम करते हैं कि भाई अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है। तो ये टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए। M20 से शुरू करेंगे, 1.2, 1.4, 1.5, फिर 1.7, 1.9, यानी कि 1.4 से 1.5 गए तब तो 0.1 का इंक्रीज़ करा, बाकी सारे टाइम आप 0.2 इंक्रीज़ करते जा रहे हो। याद करने का ईजी तरीका यही है, 1.2, 1.4, 1.5, फिर 0.2 इंक्रीज़ कर दो 1.7 और 1.9। M20 से शुरू होगा और M40 तक जाएगा। अगर डिफॉर्म बार है तो इस वैल्यू को हम 60% से इंक्रीज़ कर देते हैं। डिफॉर्म बार का क्या मतलब है, ऐसा सरिया जिसके ऊपर ये लाइनिंग सी बनी होती है, ऐसा सरिया जिसके ऊपर ये लाइन सी बनी होती है, जैसे आपने घर में भी देखा होगा नॉर्मली ऐसा सरिया, तो उसके अंदर इस वैल्यू को कितने से इंक्रीज़ कर देंगे, 60% से। अगर कंप्रेशन है तो 25% से इंक्रीज़ कर देंगे, कंप्रेशन है तो 25% से इंक्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल लेंथ ऑफ बार हैविंग हुक एट बोथ दी एंड। तो ऐसा बार जिसके दोनों तरफ ये हुक है, ऐसा बार, तो उसकी हम टोटल लेंथ कितनी लेते हैं, उसकी टोटल लेंथ लेंगे L+18D, सी ऑप्शन, L+18D। तो ये 2023 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। फिर बच्चे कहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं आते, तो प्रीवियस ईयर से तो सब कुछ ही आएगा। अब की बार भी मैं कह सकता हूँ कि 70 से 80 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से ही आएंगे। 10 क्वेश्चन हर बार ऐसे होते हैं जो कोई नहीं कर सकता, कितना भी पढ़ लो आप भी नहीं कर पाओगे। तो आपको 70-80 जो क्वेश्चन आप कर सकते हो उस पर फोकस रखना है। तो टोटल लेंथ ऑफ बार कितनी लेते हैं, L+18D। अगर एक तरफ का पूछ जाओ तो L+9D। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करियर डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल रिस्ट्रेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड और ए कंटिन्यूस बीम टू एंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी शुड नॉट एक्सीड। तो लेटरल रिस्ट्रेन का क्या मतलब हुआ, पहले तो रिस्ट्रेन का मतलब पता होना चाहिए। रिस्ट्रेन यानी कि कोई पाबंदी वगैरह लगाना, जैसे कि ये एक दीवार है, इसके अंदर आपने बीम को डाल दिया, इधर ये दूसरी दीवार के अंदर बीम है, तो ये बीम यहाँ से फिक्स हो गई ना, लेटरली रिस्ट्रेन। अब ये बीम हिल तो नहीं सकती है ना बीम, भाई लेटरली डायरेक्शन में इधर उधर भाग जाए या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इधर उधर भाग जाए, तो आपने इस चीज़ को क्या कर दिया, लेटरली रिस्ट्रेन कर दिया इसको। तो शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो जो कलियर डिस्टेंस होता है ये लेटरल रिस्ट्रेन के बीच में, तो वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो वो 60B या फिर 250B² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60B या फिर 250B² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम आपको दिख रही है, ये आपने लेटरली यहाँ से रिस्ट्रेन कर दी, यानी कि यहाँ एक टाइप से फिक्स हो गई ना बीम, तो जो इसका एक क्लियर डिस्टेंस है जो ये L है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 टाइम B से या फिर 250B² से। B उसकी विड्थ हो गई, D उसकी डेप्थ हो गई। उसी तरीके से अगर ये कैंटिलीवर बीम है तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए 25B या फिर 100B²D। कैंटिलीवर में कितना, 25B या फिर 100B²D। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। जो RCC का बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप अपनी तैयारी ऐसी अच्छे से करते रहिए, रोज़ एक सब्जेक्ट रिवाइज करिए जब तक पेपर नहीं आ जाता। पेपर से 3-4 दिन पहले नए क्वेश्चन करना बंद कर देना, बस फिर रिवीजन पे फोकस करना है सुबह से शाम तक, बस रिवाइज करते रहो। अभी क्या है, रीजनिंग का एक या तो यूट्यूब से क्लास ले लो या फिर एक मॉक टेस्ट खुद ले लो। और GK GS में तो वही है भाई, जितने नंबर आने होंगे उतने ही आएंगे, चाहे कुछ कर लो। 10 आने होंगे तो 10 आएंगे, 15 आने होंगे 15 आएंगे। टेक्निकल को अपना स्ट्रॉन्ग करो, टेक्निकल में 70 के आसपास लाने की कोशिश करनी है, तो वो बढ़िया स्कोर रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड बाय टू ऑल।